नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद डीएन। आज आप लोग को पॉलिटी के जो 3000 प्लस फैक्ट क्वेश्चन और उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स हैं उसको कराने जाऊंगा जो कि किरण प्रकाशन से संबंधित है। और इस पुस्तक में हम एनसीईआरटी बैच जो है कक्षा 6 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं जो राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है उसको करने जा रहे हैं। जो हमारे आगामी जो एग्जामिनेशन है जिसमें आपका दरोगा, बिहार दरोगा और 67वीं बीपीएससी जो जुलाई में जिसकी नोटिफिकेशन होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और प्रत्येक दिन ये आपको टॉपिक वाइज आते रहेंगे और 20 से 25 क्लास में इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी में, जो कि हम लोग देखते हैं कि भारत में जब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वहाँ से यहाँ का पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था संबंधित हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी जिसे हम हूबहू टू कॉपी किए हैं, या उस समय जो कोई नियम लगाया गया था उसका हमारे संविधान पे या राज्य व्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इन सभी चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो अच्छे से समझने के लिए हमें वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा लगाया गया था उससे हमको समझना पड़ता है। उसने कौन सा एक्ट लगाया, कौन सा नियम लाया जो कि उस समय के ट्रेड को, उस समय के राज्य व्यवस्था को, उस समय शासन प्रशासन को प्रभावित करते थे, उससे लेकर हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। जो हमें आम बोलचाल के भाषा में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उससे पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके हस्ताक्षर के द्वारा स्थापित किया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है एक रॉयल चार्टर पास किया गया था, जिनके हस्ताक्षर में यह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से किया गया था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी? तो जब अंग्रेज यहाँ पे शासन आए थे तो उसे शासन तो उन्होंने प्रारंभ नहीं किया था, उन्होंने पहले बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यापार करने आए थे। लेकिन जब 1757 की प्लासी की युद्ध होती है उसके बाद से भारत में अंग्रेजों ने साम्राज्य की नींव डालना का शुरुआत कर दिया। तो प्लासी की युद्ध 1757। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगे? तो जब 1764 का बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध में जब यह 3 संयुक्त सेनाओं को हराते हैं, इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ शासन भी प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए इसका जो आंसर है बक्सर का युद्ध 1764। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1765 में कंपनी को दीवानी का अधिकार, जो कि आपके 3 प्रमुख स्टेट थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन सभी में जो है मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था। वो कौन सा थे? शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, जिसके द्वारा 1765 में कंपनी को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें बंगाल का दीवानी और बिहार के दीवानी और उड़ीसा के दीवानी प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? तो 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। तो भारत में जो लिखित और विधायिका द्वारा कानून
पारित करने का अधिकार, शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? तो 1764 के युद्ध के बाद ही, जब हम देखते हैं कि व्यापार के साथ उन्होंने शासन प्रशासन में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली, तो इससे अब यहीं से कहा जा सकता है कि जो भारत आज लिखित संविधान हम लोगों ने देखा है, जो विधायिका द्वारा आई है, तो उसका मेन नींव कहाँ पड़ा था? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। आइए अब अगला चलते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लाया गया था। तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 जो है, जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में लागू किया गया था, तो ये ब्रिटिश संसद में ही पास होगी, तभी तो भारत में लागू होगी। और इसको जो वहाँ प्रस्तुत किया था वो कौन किए थे? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश संसद में पेश किया था। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण प्रारंभ किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी का संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और आगे चलते हैं। रेगुलेटरी एक्ट, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो फोर्ट विलियम के गवर्नर थे, यानी कि जो केवल बंगाल के गवर्नर थे, किस एक्ट के द्वारा संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए आगे आते हैं। बंगाल के गवर्नर किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया और पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, जिसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है भारतीय कंपनियों को केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1773 से पहले गवर्नर कहलाते थे, अब वह गवर्नर जनरल कहलाने लगे और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा, यानी कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? तो 10 लाख पाउंड का कर्ज जो है ब्रिटिश सरकार से मांगा था। किसने? तो कंपनी ने मांगा था। और रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो गवर्नर जनरल को परिषद सहित अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में। हम यह कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि 1774 में स्थापित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के जो विरुद्ध अपील किया जाता था वो प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। 1774
में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे जो थे वो 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1761। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? कोलकाता सरकार को। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने। पिट्स इंडिया एक्ट, अब 1784 में कौन सी एक्ट आती है? तो पिट्स इंडिया एक्ट आती है। और किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करता था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया। उस समय विलियम पिट किस पद पर विद्यमान थे? तो उस समय विलियम पिट जो थे वो आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर विद्यमान थे। विलियम पिट 24 वर्ष की आयु में 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वह ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वह जनवरी 1801 में यूनाइटेड किंगडम के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो 1801 में यूनाइटेड किंगडम के प्रथम प्रधानमंत्री बने और ब्रिटेन के वो सबसे युवा प्रधानमंत्री 1783 में बने थे, जो उनकी आयु 24 वर्ष थी। कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक और सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 6 सदस्य थे। नियंत्रण बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और उसके द्वारा नियुक्त 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। 3 डायरेक्टरों की एक समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? तो द्वैध शासन व्यवस्था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था दिया गया था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट 1784 से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की जाती थी। तो पहले जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी वो सम्राट के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब इसकी नियुक्ति यानी कि 1784 के बाद इसकी नियुक्ति कौन करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करते थे। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन और नियंत्रण में आ गया और भारत में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण और निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? तो किया जाने लगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। व्यापारिक कार्यों का प्रबंध तो निर्देशकों के द्वारा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा आपका राजनीतिक नियंत्रण और निरीक्षण किया जाने लगा। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? तो 4 से 3 कर दी गई। 1786 का एक्ट, किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकता है? तो 1786 का एक्ट के द्वारा।
इसमें ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होते हैं अपने परिषद में अगर बहुमत से कोई डिसीजन हो उसके बावजूद भी जो गवर्नर जनरल डिसीजन लेंगे उसको माना जाएगा। 1786 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया और इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की नियुक्ति की गई। यानी कि 1786 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति को पद जो मिला दिया गया और इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 का चार्टर्ड एक्ट, 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट है उसके तहत सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो 1793 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई। 1793 के एक्ट के द्वारा महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई मद्रास, कोलकाता और बंबई में। ठीक है, 1793 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा किन महानगरों के लिए नगर निगम की व्यवस्था की गई, तो मद्रास, कोलकाता और बंबई। 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट, अब इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया गया। किस एक्ट के द्वारा क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया गया, तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। और 1813 के एक्ट के द्वारा ही भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया, 1 लाख रुपए का। चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा किस धर्म के प्रचार को यानी कि मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म के प्रचार की सुविधा प्रदान की गई, तो ईसाई धर्म के प्रचार की सुविधा प्रदान की गई। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई, तो 1813 के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कंपनी का एकाधिकार तो समाप्त हो जाता है, परंतु चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उस पर उसका एकाधिकार यानी कि कंपनी का एकाधिकार बना रहता है, जो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, परंतु किस पर उसका एकाधिकार बना रहा, चाय और चीन के व्यापार पे। कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई, क्रमशः हेलवरी कॉलेज और एडिस्कोप्स स्कूल में। तो कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी वो हेलवरी कॉलेज और एडिस्कोम्ब स्कूल में। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है, कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो वो आपका 1833 का जो एक्ट है उसके द्वारा कंपनी के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर किस प्रकार की संस्था बन गई, अब जो है कंपनी पहले जो व्यापार करती थी वो 1833 के एक्ट के बाद प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करने लगी। इस एक्ट के द्वारा यानी कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण किया गया। अतः इस एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि किस एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी, तो 1833 के
चार्टर्ड के द्वारा ब्रिटिश जनता यानी कि इंग्लिश लोग जो है भारत में बिना लाइसेंस के भूमि की खरीद कर सकते थे। कौन से एक्ट के द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं होगा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है पहली बार यह बनाया गया कि भारत में जो है धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं से अयोग्य कोई नहीं होगा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य यानी कि विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई और इस पद पर नियुक्त पाए जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले, जो कि एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी, यानी कि 14 सदस्य के रूप में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट किन विषयों का मंत्री होने लगा? तो भारतीय विषयों का मंत्री होने लगा। कौन? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को जो है अवैध घोषित किया गया 1833 के एक्ट के द्वारा। 1853 का चार्टर्ड एक्ट बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इस परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी कुल? तो कुल 12 सदस्य थे। किसके? विधान परिषद के लिए। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा किस सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? विधि सदस्य को। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को कौन सा वीटो कर सकता था? तो गवर्नर जनरल। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को वीटो कर सकता था। वीटो करने का मतलब है कि वो उसको हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं। तो यह पावर किनके पास था? तो गवर्नर जनरल के पास था। अगर विधान परिषद से भी कोई चीज पारित हो जाती थी उसके बाद। विधान परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था और परिषद के कार्यों का प्रकृति कैसी थी? तो गोपनीय और सार्वजनिक दोनों थी, यानी कि सार्वजनिक थी, गोपनीय नहीं थी। चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई? तो भारतीय सिविल सेवा के रूप में। यानी कि चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की खुली प्रतियोगिता यानी कि प्रथम जो है एग्जामिनेशन का तैयार किया गया था सिविल सेवा के लिए? तो भारतीय सिविल सेवा के लिए 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ किया गया 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान कब किया गया? तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषद में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा स्वीकार किया गया? तो वो 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर इस चैनल पे अपना है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किस एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन यानी कि सामग्री द्वारा शासन की बागडोर संभाल ली गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो ब्रिटिश क्राउन थी, सामग्री थी, उन्होंने कंपनी का जो शासन था वो संभाल ली। 1858 का अधिनियम किस नाम से पारित किया गया?
तो एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो 1858 का अधिनियम पारित किया गया। 1858 में भारत का प्रशासन सामग्री द्वारा नियुक्ति 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंपा गया और इस परिषद का जो अध्यक्ष किस नाम से जाना गया, तो मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव। राज्य सचिव को इस समय डायरेक्टर्स के बोर्ड एवं नियंत्रण बोर्ड दोनों की संयुक्त शक्तियां मिली गई। राज्य सचिव के 15 सदस्यीय परिषदों में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, तो ब्रिटिश क्राउन के 8 सदस्य और डायरेक्टर्स के 7 सदस्य, ब्रिटिश क्राउन के 8 सदस्य और डायरेक्टर्स बोर्ड के 7 सदस्य मिलकर राज्य सचिव को इस समय डायरेक्टर्स के नियंत्रण के लिए नियुक्ति की गई थी। किसको निदेशक मंडल का अंतिम अध्यक्ष और भारत का प्रथम राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड स्टैनली को जो है निदेशक मंडल का अंतिम अध्यक्ष और भारत का प्रथम राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, लॉर्ड स्टैनली को। ठीक है। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, वह किसके प्रति उत्तरदायी था, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। इस अधिनियम ने 1784 यानी कि 1858 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित किस शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, तो दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन गया, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। यह पद नाम धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। एक अधिनियम द्वारा भारत के देशी राजाओं के ब्रिटिश राज्य से सीधे संबंध किस वर्ष स्थापित किए गए, तो 1858 के द्वारा जो है देशी राजाओं के ब्रिटिश राज्य से सीधे संपर्क स्थापित किए गए। लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार का अंत किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1858 का जो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार का अंत हो गया। किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, चलिए अब इसमें से देखते हैं कि जो प्रमुख विशेषताएं क्या है इस एक्ट के तहत। तो सर्वप्रथम किस अधिनियम में विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग को प्रारंभ किया गया और प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार दिया गया, तो प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार और विधि बनाने के कार्यों में भारतीयों का जो सहयोग लिया गया वो 1861 के अधिनियम के द्वारा लिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में किन संस्थाओं को प्रारंभ किया गया, प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किसको विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई, तो वायसराय को यह शक्ति प्रदान की गई कि विधानसभाओं में भारतीयों को भी मनोनीत किया जाए। आगे देखते हैं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। इसको वायसराय मनोनीत करता था। इस सदस्यों का कार्यकाल कितना था, 2 वर्ष था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को संकटकालीन परिस्थितियों में विधान
परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, तो 6 माह तक। यानी कि अगर अध्यादेश जारी करने से क्वेश्चन संबंधित तो कि पहली बार अध्यादेश जारी करने का जो है कब अधिकार दिया गया, तो 1861 के द्वारा एक्ट के द्वारा दिया गया था। भारत में नए प्रांतों की स्थापना करने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त था, तो वायसराय और गवर्नर जनरल को जो भारत के प्रांतों की स्थापना करना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किस कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई, तो विभागीय कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई। कब? 1861 के अधिनियम के द्वारा। इंडियन सिविल एक्ट और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पारित किया गया, तो 1861 में इंडियन सिविल एक्ट और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया। किसके मतानुसार 1861 के एक्ट के द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो B.M. पायली के द्वारा ऐसा मत उन्होंने दिया था कि 1861 के जो एक्ट आए थे वो ही भारत के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी वहीं से। बंबई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, परंतु इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक थी, तो वायसराय की। यानी कि बंबई प्रांत और मद्रास प्रांत जो था वो अपने लिए कानून तो बनाने सकते थे या उसमें संशोधन कर सकते थे, लेकिन इसकी स्वीकृति लेनी पड़ती थी उन्हें किससे, तो वायसराय से। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक जो समाविष्ट करने को प्रथम प्रयास किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए अब आगे देखते हैं 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो राजकीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब से की गई, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करने की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी की गई, तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो केंद्रीय विधान परिषद में थी वो 10 और अधिकतम 16। वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला, परंतु कौन सा अधिकार नहीं मिला, तो वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार जो है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत तो मिला, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुई थी। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। दोनों परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु कौन सा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो था वो नहीं मिला था। यानी कि दोनों परिषदों में बजट पर वाद विवाद कर सकते हैं, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, तो 1892 का काउंसिल एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी और निर्वाचित की पद्धति पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी। निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता था, मनोनीत। भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित कौन करता था, तो नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्यिक मंडल, ये जो थे भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित करते थे। चलिए भारत परिषद अधिनियम 1909 देखते हैं, जिसे हमें मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी कहा करते हैं। तो नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और भारत सचिव किसका नियुक्त किया गया, तो जॉन मार्ले। तो भारत सचिव उस समय जॉन मार्ले थे और
1906 में लॉर्ड कर्जन की जगह पे लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय नियुक्त हुए। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो नरम दल को संतुष्ट करना और नरम दल को गरम दल से अलग करना और संवैधानिक प्रगति को रोकना। इस एक्ट का जो मूल उद्देश्य था वो नरम दल को संतुष्ट करना और नरम दल और गरम दल को अलग करना और संवैधानिक प्रगति को रोकना था। अब आते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान की गई? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में जो है भारतीयों को प्रशासन में विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान की गई। मार्ले मिंटो सुधार को किसने दमन करने और सुविधा देने की दोहरी और मिली जुली नीति कहा है? तो डॉक्टर महादेव प्रसाद वर्मा ने ऐसा कहा है कि मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 का अधिनियम वो दमन करने और सुविधा देने दोहरी जो है नीति का अनुसरण करता था। इस सुधार के द्वारा यानी कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था की गई और भारत सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय कौन थे? तो S.K. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी जो थे वो भारतीय सचिव की परिषद में नियुक्ति पाने वाले दो भारतीय थे। मार्ले मिंटो सुधार के बाद पहली बार भारतीयों को भारत सचिव का भारतीय परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ठीक है, और भारत पर सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले थे S.K. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। चलिए, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने अपनी परिषद में दो भारतीय S.K. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्यों को किस आधारों पर चुने जाने की व्यवस्था की गई? तो वर्गीय हितों और क्षेत्रीय आधार पर निर्वाचित सदस्यों के चुने जाने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा यानी कि 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किस वर्ग के लिए की गई? तो मुसलमानों के लिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचित क्षेत्रों की स्थापना का अधिकार दिया गया। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? तो मिंटो को कहा जाता है। इस सुधारों के तहत विधानमंडल या परिषदों के सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किसने इसे कांग्रेस के उदारवादियों के लिए रिश्वत कहा? तो K.M. मुंशी ने ऐसा कहा था कि जो बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया है वो कांग्रेस के उदारवादियों के लिए रिश्वत कहा। किसने कहा था? K.M. मुंशी ने। K.M. मुंशी ने इस अधिनियम में यह कहा कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। किसने कहा था? तो K.M. मुंशी ने। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने के अतिरिक्त कौन सा अधिकार प्रदान हुआ? तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान हुआ। मार्ले मिंटो सुधार को किसने केवल चांद की चांदनी के समान कहा था? तो मजूमदार ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार को चांद की चांदनी के समान। किसने मार्ले मिंटो सुधार को कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अकल्पनीय समझौता है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? 1910 में।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तात्कालिक कारणों में होम रूल आंदोलन जो 1916 के अलावा किस कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें भारतीय सरकार के अकुशलता का स्पष्ट आरोप था? तो मेसोपोटामिया कमीशन 1916। माफ कीजिएगा। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इस अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम को? तो 1919 का जो सुधार अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। दोनों सदन को क्या कहा जाता था? तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। सॉरी। किस सुधार अधिनियम से राज्यों में आंशिक उत्तरदायी शासन और केंद्र में अनु उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। किस अधिनियम से भारत सचिव के अधिकारों में कटौती की गई और इसका वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का प्रबंध किया गया? तो 1919 का अधिनियम के द्वारा। करवे समिति की अनुशंसा पर भारत के लिए इंग्लैंड में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और 1920 में किसको भारत का प्रथम उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो सर विलियम म्योर को जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। प्रांतों को पहली बार कर लगाने और ऋण लेने का अधिकार किस सुधार से प्रदान किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। 1909 का अधिनियम से शुरू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को किन समुदायों के लिए विस्तारित किया गया, अर्थात उसको पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो जो 1909 था उसमें केवल मुस्लिमों को दिया गया था और यहाँ जो है विस्तारित करके पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में यूरोपियनों को और एंग्लो इंडियनों को और भारतीय ईसाइयों को भी प्रदान किया गया। यह अधिनियम यानी कि 1919 का जो अधिनियम था अस्थायी व्यवस्था न होकर कौन सी व्यवस्था थी? एक संक्रमणकाली व्यवस्था थी। किसने 1919 के सुधारों को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा बताया था और इस अधिनियम को किसने भारत में संसदीय जीवन का चलन बताया था? तो मॉरिस जोन्स ने बताया था। 1919 के अधिनियम किस समिति द्वारा तैयार की गई थी? तो साउथ बोरो समिति के द्वारा 1919 का अधिनियम जो है तैयार की गई थी। लोक सेवा आयोग स्थापित करने का विचार को सर्वप्रथम चर्चा किस आयोग ने ली थी? तो ली आयोग ने ऐसा विचार दिया था। नगरीय प्रशासन से संबंधित स्पष्ट प्रावधान 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया और नगरीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर रिपोर्ट देने के लिए किस आयोग का गठन किया गया 1909 में? तो शहरी विकेंद्रीकरण आयोग का। चलिए, बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है और इसे पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य आपके जो सहपाठी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा खासा इसका लाभ मिले। तो और धैर्य बना के सुनते रहें, एक दिन में एक टॉपिक को अच्छे से ख़त्म करना है। 1919 का अधिनियम में भारत के प्रांतीय परिषदों के लिए 3 वर्षों की अवधि निर्धारित की थी। 1919 अधिनियम में किस वर्ष लागू किया गया? 1921 में लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित सुधारों को जांच और नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया? तो साइमन आयोग का गठन किया गया। 1919 के जो शासन संबंधी सुधार किया गया था वो उसकी जांच का पता लगाने के लिए। 1919 के अधिनियम के द्वारा
धारा 84 के अनुसार साइमन आयोग का गठन किया गया और इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो जून 1930 में प्रस्तुत की गई। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ बर्कनहेड की चुनौती पर सभी दलों को स्वीकार्य संविधान का प्रारूप बनाने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक समझौते को सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा आपत्ति किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज की थी। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फलतः इसमें कोई सहमति नहीं बन सकी। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को आयोजित किया गया था। फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया। किस गोलमेज सम्मेलन के बाद ही सांप्रदायिक अधिनियम और पूना समझौते का आविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा धार्मिक समूहों और हिंदुओं के विभिन्न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें कांग्रेस भी भाग लिया था। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ और इसमें जारी श्वेत पत्र पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझाव के आधार पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया और सुझाव के आधार पर कौन सा अधिनियम अस्तित्व में आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 को देखते हैं। किसने कहा था भारत के वर्तमान संविधान का अधिकांश प्रावधान 1935 का अधिनियम पर आधारित है? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था। 1935 का अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संघीय ढांचे की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था 1935 के अधिनियम का। संघीय ढांचे पर ब्रिटिश भारत के कौन से क्षेत्र को सम्मिलित किया गया? ब्रिटिश प्रांत और देशीय राजाओं को। क्या 1935 का अधिनियम व्यवहार्य रूप में क्रियान्वित किया गया? तो नहीं। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है भारत शासन अधिनियम सरकार अधिनियम 1935 को। इस अधिनियम में शक्तियों के विभाजन के रूप में कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया है? 3, संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त शेष शक्तियां किसको प्रदान की गई? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। 1935 के अधिनियम में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। इस स्वायत्तता का क्या तात्पर्य था? यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं? तो प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार बनाने को प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है। इस अधिनियम यानी कि 1919 का जो अधिनियम था, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना के उपरांत संघीय विषय को कितने भागों में बांटा गया? तो सबसे पहले 1919 में जो द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापना किया गया था, 2 भागों में बांटा गया जो है विषय को। कौन कौन? तो संरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। संरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी और धार्मिक और जनजातीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। गवर्नर जनरल के कृत्यों को निर्वहन में उसकी सहायता और मंत्रणा के लिए किसकी व्यवस्था की गई? 10 से अधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद की। इस अधिनियम के द्वारा 1937 में ब्रिटिश में एक संघीय कोर्ट की स्थापना की गई और इस संघीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो 1 न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश।
केंद्रीय बैंक का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा पास किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अनुसार पहली बार 6 प्रांतों के द्विसदनीय बनाए गए और ये प्रांत कौन है? तो बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। 1935 के अधिनियम का संघीय व्यवस्था वाला भाग कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि रियासतों को संघ में शामिल नहीं किया जा सका। काउंसिल ऑफ स्टेट एक अस्थायी निकाय थी जिसे भंग नहीं किया जा सकता था, परंतु उसके सदस्य कब सेवानिवृत्त होंगे? ये प्रति तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। किसके? काउंसिल ऑफ स्टेट के, जो कि एक अस्थायी निकाय था। इसे भंग तो नहीं किया जैसे अभी वर्तमान में राज्यसभा है। धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किए जा सकते थे, परंतु ऊपरी सदन को निम्न सदन के समान ही उसमें संशोधन करने और उन्हें अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी। दोनों सदस्यों के गतिरोध होने पर किसके द्वारा मतभेद को दूर किया जा सकता था? तो गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध को दूर किया जा सकता था। शक्ति प्रदान थी ऐसी। यानी कि 1935 का जो अधिनियम था को किस कांग्रेस अधिवेशन में यह कहकर स्वीकार कर दिया गया कि इसमें राष्ट्र की इच्छा किसी प्रकार पूरी नहीं होती है? तो लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन में कहा गया। 1935 के अधिनियम द्वारा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ और किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया? बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो महात्मा गांधी ने। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ है तब तक शासन का प्रबंध किस अधिनियम के तहत क्रियान्वित किया जा सकता था? तो 1935 का अधिनियम के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और अंतिम अधिनियम है स्वतंत्रता से पहले का जो नियम है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। वायसराय और ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इस योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने किस अधिनियम को वैधानिक तौर पर आत्मसात किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को आत्मसात किया। 1947 का जो अधिनियम था। इस अधिनियम में रियासतों के राजाओं को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की छूट दी गई थी। इन राजाओं को विलय के लिए कितनी समय सीमा का निर्धारण किया गया? किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। और क्या इस अधिनियम के द्वारा किसी स्तर पर दोनों देशों में शामिल होने की प्रक्रिया में वहां की जनता को शामिल किया गया? तो नहीं किया गया। ठीक है, और इस तरह से जो पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर था उससे हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आगे नेक्स्ट जो है हम लोग बहुत जल्द इसे अन्य टॉपिक के माध्यम से भी अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें ताकि आप हमें भी मोटिवेशन मिले और आप और आपके साथी भी इसका लाभ उठा सकें। ये बहुत जल्द इस तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।